गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट 3 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं। काफ़ी सम्स भी हम कर चुके हैं। चैप्टर था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आज फाइनली ये वीडियो शॉर्ट होने वाली है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपको सॉल्व करके कुछ दिखाए जाएंगे जिसकी हेल्प से आप और भी एग्ज़ाम में कर पाएंगे। वो छोटी मोटी जो चीज़ें जो आपके रह गई थी उन चीज़ों में, तो वो आप भी याद कर पाएंगे इस एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद। और इस वीडियो के बाद हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इसका एक टेस्ट लिंक भी आपको देंगे, तो आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप कितना सीखे और कितना आपको आ गया है। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने 3 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, तो वन बाय वन हम ध्यान से देखेंगे और उनको करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो ध्यान से देखिएगा। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आपको बताया गया था कि ये कैश समरी होता है, यानी कैश के ओनली कैश की वैल्यू इसमें लिखी जाती है। तो 4 आपके सामने आंसर दिए हुए हैं, कैश बेसिस, टाइम बेसिस। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका आंसर जो होगा तो कैश बेसिस पे ये बनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन में दिया है अगला, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स अगेन। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, या ट्रेडिंग अकाउंट, या बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे क्या बनाया जाता है? डेफिनेटली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। जो नॉन प्रॉफिट संस्थाएं होती हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं, और जो ट्रेडिंग संस्थाएं होती हैं वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द अकाउंट विच शो समरी ऑफ ट्रांजेक्शन कैश बुक इन एनपीओ इज। तो डेफिनेटली क्या है आपका? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो टॉप फर्स्ट पे दिया हुआ है, एज इट इज वही की वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन है आपका, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड। अब काय का रिकॉर्ड है ये? क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर बोथ। इसके बाद लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर ओनली। इसके बाद लिखा है एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ओनली, एंड इसके बाद लिखा है रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। तो इससे पहले थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि रेवेन्यू क्या होते हैं और कैपिटलाइज इनकम क्या होती है, ठीक है। तो कल भी मैंने आपको बताया था शॉर्ट में, लेकिन हम बताएंगे आपको कि रेवेन्यू का मतलब क्या है और कैपिटल का मतलब क्या है। देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपकी जो मंथली फीस है तो वो आपकी एक तरीके से देखा जाए तो स्कूल के लिए वो रेवेन्यू है। लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है या एडमिशन फीस है जो वन टाइम आपसे कलेक्ट करने वाले हैं, तो वो स्कूल के लिए कैपिटल वाली इनकम हो गई। तो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कार खरीदते हैं तो वो आपके लिए एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आपका मंथली एक्सपेंडिचर नहीं है। ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। आप स्टेशनरी परचेज करते हैं अपने लिए तो वो आपका एक्सपेंडिचर है, लेकिन आप अपने लिए कंप्यूटर परचेज करते हैं तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला नेचर है, ठीक है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों ही टाइप के नेचर की वैल्यू लिखी जाती हैं, लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो वहाँ सिर्फ रेवेन्यू वाले आइटम की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। रेवेन्यू नेचर, यानी इसका आंसर जो होगा वो सेकंड बी वाला होगा। तो नेक्स्ट है आपका लाइफ मेंबरशिप फी रिसिप्ट बाय एनपीओ इज अकाउंट एज, यानी लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव की है एनपीओ ने तो उसके लिए वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, एन एसेट्स है या मिसलिनियस है। तो जो रेगुलर इनकम है उनकी जो सोर्स है तो वो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। अब लाइफ मेंबरशिप फी, नाम में लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फी, यानी कि कहने का मतलब है कि एक बार मिलने वाली है। डेफिनेटली क्या मिलने वाली है? वन टाइम मिलने वाली है लाइफ मेंबरशिप फी। ये ध्यान रहे इस बात का। तो वन टाइम मिलने वाली है, तो डेफिनेटली इसका नेचर क्या हुआ आपका? कैपिटल, ठीक है। वन टाइम मिलने वाली लाइफ मेंबरशिप फी, एक बार देना है आपको, नाम ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रू फॉर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के लिए। तो फर्स्ट इज इट इज समरी ऑफ कैश बुक। तो भैया समरी ऑफ कैश बुक तो होता है रिसिप्ट्स एंड अकाउंट, ये करेक्ट है, बिल्कुल राइट है ये। उसके आगे हम राइट और रॉन्ग लगाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर होगा ये। द नेक्स्ट इज लिखा हुआ है इन इट रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। इसके बाद लिखा हुआ है द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिलेटेड टू करंट प्रीसीडिंग एंड सक्सेसिंग अकाउंटिंग पीरियड एंड डेप्रिसिएशन इज नॉट शो इन इट। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई इसका नेचर क्या है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या शो नहीं किया था, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें है ही नहीं। तो ध्यान से देखिए,
कि भाई हम इसमें डेप्रिसिएशन भी शो नहीं करते, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। और यहाँ पे करंट ईयर और प्रीसीडिंग ईयर और सक्सीडिंग ईयर, करंट ईयर का मतलब करंट ईयर होता है, प्रीसीडिंग का मतलब जो निकल गया, या सक्सीडिंग का मतलब एडवांस वाला। तो तीनों ही साल की वैल्यूज को नोट डाउन किया जाता है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तीनों ही साल करंट ईयर की वैल्यू भी नोट डाउन की जाती है, नेक्स्ट ईयर की वैल्यू भी नोट डाउन की जाती है, और लास्ट ईयर की वैल्यू को भी नोट डाउन किया जाता है। तो ये तीनों ही सेंटेंस करेक्ट है, वन एंड लास्ट वाले भी करेक्ट है। बस क्वेश्चन में जो सेकंड वाला पॉइंट है क्या लिखा हुआ, इट रिकॉर्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रेवेन्यू नेचर ओनली। तो ये रेवेन्यू नहीं, इसमें कैपिटल नेचर वाली भी वैल्यू लिखी जाती है, क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। तो इसका मतलब ये वाला राइट नहीं है, ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब हुआ कि बी इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है, द टाइटल ऑफ द अकाउंट विच शो सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ एनपीओज। तो भाई कैश बुक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो स्टेटमेंट होता है किसी भी संस्था का, कैश बुक होती है, बैलेंस शो करती है डेफिनेटली। रिसिप्ट्स एंड अकाउंट भी जो है बैलेंस ही शो करता है, तो बचता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें डेफिनेटली जो हम आंसर निकालते हैं या तो वो सरप्लस के नाम से आता है, डेफिसिट के नाम से आता है, ठीक है। तो इस करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई करना है हमें रेवेन्यू रिसिप्ट को फ्रॉम द फॉलोइंग में से, कि जो भी आपको मैंने बताया कि रेवेन्यू इनकम क्या है, जो रेगुलर हो रही है, जो सोर्स ऑफ इनकम है संस्था का, उसी को हम रेवेन्यू बोलेंगे। अदरवाइज वो सारी की सारी क्या होंगी, कैपिटल रिसिप्ट होंगी, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहली चीज लिखी हुई है डोनेशन फॉर द बिल्डिंग। तो डोनेशन रेवेन्यू तो होता है, लेकिन स्पेशल वर्ड यूज कर दिया उन्होंने, बिल्डिंग के लिए मिला है सिर्फ। तो ये बिल्डिंग के मकसद के लिए मिला है, हमारा ये ओनली बिल्डिंग के लिए ही मिला है, जिसका मतलब ये रेवेन्यू नहीं है, ये कैपिटलाइज है, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस, दिस इज अ रेवेन्यू। लाइफ मेंबरशिप फी वन टाइम ही मिलती है, लास्ट टाइम भी आया था। लेजेसी ऑफ डोनेशन, इसका मतलब ये होता है विरासत में मिला हुआ डोनेशंस। विरासत, कोई वसीयत कर गया कि भैया मिलता ही जाएगा, तो डेफिनेटली वो भी क्या है, कैपिटलाइज का नेचर का है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही आइटम है आपका जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है इनकी। दिस इज आंसर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल डोनेशन रिसीव बाय एनपीओ इज शो इन द, पहले यहाँ पे वो लिखा था, अब जनरल डोनेशन मिला है हमें, तो कहाँ पे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद लिखा है डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन इसके बाद लिखा है लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो डेफिनेटली ये दो चीज़ें तो नहीं होंगी, इनको आप हटा दीजिए, इन दो में से कोई एक हो सकता है। तो लास्ट की वीडियो में आप चेक करेंगे, तो हमने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था, यानी पार्ट 3 में आप देखेंगे ध्यान से, तीनों वीडियो को देखने के बाद ही अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आपने क्या देखा और क्या सीखा। ये ध्यान रहे इस बात का। आप पहले देख रहे होंगे तो आप पहले लास्ट की 3 वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तब आपको अपने आप को टेस्ट करने में आसानी होगी, ठीक है। आप डायरेक्ट देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा, तो वहाँ जो इनकम साइड होता है वो हमारा क्रेडिट साइड होता है, और जो पेमेंट साइड होता है वो हमारा डेबिट साइड होता है। तो यहाँ पे डोनेशन की बात चल रही है, डोनेशन तो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो डेफिनेटली पहला वाला आंसर सही होगा, यानी ए इज करेक्ट है, ए आंसर जो है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक डोनेशन। अब स्पेसिफिक डोनेशन की बात चल रही है, बाय एनपीओ इज शो इन द। तो भैया स्पेसिफिक जो डोनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैपिटल नेचर का कहलाएगा, द नेचर कैपिटल नेचर का, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट है ये। तो ये एक बात तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने वाला नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट तो कट हो गए हमारे, ठीक है। तो अब बचता है लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो एसेट तो हो नहीं सकता हमारा, तो डेफिनेटली बचता क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड इसको नोट डाउन किया जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। द नेक्स्ट इज चूज द एनपीओ फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जो बात चल रही थी, इतने दिन से हम 3 वीडियो कर चुके हैं, तीनों वीडियो में आपने देखा होगा। तो एनपीओ है क्या, आपको बता दिया गया था। एनपीओ वो संस्थाएं होती हैं जो सोशल वर्क करती हैं, उन्हें हम एनपीओ कहते हैं। जो प्रॉफिट गेन करने वाली संस्थाएं होती हैं, जो प्रॉफिट गेन करने के लिए ही बनाई जाती हैं, उनको तो हम एनपीओ कहते ही नहीं है। तो 4 नाम आपके सामने दिए हैं। पहले नाम लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री, सब लोग उसको जानते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद लिखा है इंडियन हॉकी फेडरेशन, उसके बाद लिखा है इन्फोसिस, और उसके बाद लिखा है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो भैया प्राइवेट हॉस्पिटल का काम भी प्रॉफिट गेन करना होता है, तो ये भी नहीं होगा। इन्फोसिस भी एक कंपनी है, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो वो भी प्रॉफिट गेन करने के लिए ही बनी है, जिसका मतलब वो भी नहीं है। तो रिलायंस इंडस्ट्री को भी सभी जानते हैं, ये भी प्रॉफिट गेन करती है। बचता है इंडियन हॉकी फेडरेशन, ये क्लब है जो हॉकी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, तो इसी को हम कहेंगे एनपीओ। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट।
अभी तक रेवेन्यू रिसिप्ट की बात चल रही थी, अब कैपिटल रिसिप्ट। तो क्वेश्चन में लिखा है डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी। हमें कैपिटल रिसिप्ट बतानी है, इन सब में कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका डोनेशन फॉर द टूर्नामेंट, उसके बाद लिखा है डोनेशन फॉर द बिल्डिंग फंड, इसके बाद लिखा है लाइफ मेंबरशिप फी, और उसके बाद लिखा है लास्ट के अंदर एंट्रेंस फी। तो कैपिटल रिसिप्ट इसमें से नहीं है कौन सी, तो भाई डोनेशन टूर्नामेंट के लिए मिला है तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, खास मकसद के लिए जो चीज़ मिलती है उसी को हम बोलते हैं आपका कैपिटलाइज इनकम, ठीक है, या कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। भाई किसी खास चीज़ के लिए हमने पैसे स्पेंड किए, हमने घर खरीदा, हमने गाड़ी खरीदी, हमने कार खरीदी, बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है वो हमारे, ठीक है। तो इसके बाद बिल्डिंग के लिए हमें फंड मिला है तो ये भी हमारा कैपिटल ही कहलाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी आपको बता चुके हैं, ये भी कैपिटलाइज इनकम ही होती है क्लब के लिए। तो बस एक ही चीज़ बचती है, वो है एंट्री फी। तो ये हमारी क्या होगी, इसमें कैपिटल इनकम नहीं है, इसका मतलब ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अभी तक ऐसे क्वेश्चन थे जो सिर्फ हमें अपने नॉलेज से देने थे, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा। अगर आप पहली वीडियो देख लेंगे पार्ट 1 इस चैप्टर का, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। एक तो सिमिलर ही क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं, आप इसकी हेल्प से बड़े क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाना होगा आपको। तो क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूट द रेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग रेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड 31 मार्च 2021। अमाउंट लिखा है 1900 एंड 14,000 सॉरी 19,000 एंड 14,000 वैल्यूज दी हुई हैं। 2 ईयर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसका मतलब ये 1 अप्रैल 2020 की वैल्यू है पहली वाली, और दूसरी वाली वैल्यू 31 मार्च 2021 की वैल्यू है, 2021 की वैल्यू है। इसके बाद लिखा है प्रीपेड रेंट, तो इसमें भी 2 ईयर्स दिए हुए हैं और उसके बाद 2 ही वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन है। और लास्ट में लिखा है रेंट पेड किया है हमने ड्यूरिंग द ईयर में 2,97,800 का। तो मैंने आपसे कहा पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, छोटा सा फॉर्मेट यूज करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से इजीली कर सकते हैं। आपको शॉर्ट में मैं यही बता देता हूँ। सबसे पहले क्या वैल्यू आएगी कि आपको लिखना है, यहाँ पे 2 वैल्यू दी हुई है प्रीपेड और उसकी, ठीक है। तो आपको जो रेंट पेड किया है वो उसको वैल्यू को भी नोट करना है। पूरा फॉर्मेट नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था कि रेंट रिसीव आपको पहले पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखना है सबसे पहले। तो ये आ जाएगा आपका पहली लाइन में 297,800 स्टार्टिंग में आ गया। इसमें प्लस कर देना है आपको, 2 वैल्यू प्रीपेड दी है, 2 वैल्यू आउटस्टैंडिंग दी है, तो एक प्रीपेड को माइनस करना है, एक प्रीपेड को प्लस करना है। तो हमारा जो करंट ईयर का प्रीपेड होगा वो माइनस होगा और लास्ट ईयर का प्रीपेड होगा वो प्लस होगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, ध्यान रहे इस बात का। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हमें प्लस करना है और करंट प्रीपेड को माइनस करना है। इसी तरह अगर फिर से लिख देता हूँ, सॉरी, ये है आउटस्टैंडिंग और ये है प्रीपेड, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ हमने लिखा करंट ईयर और यहाँ लिखा हमने लास्ट ईयर, ठीक है। ये वैल्यू आएगी तो प्लस करेंगे, ये वैल्यू आएगी तो माइनस करेंगे, इसको ये वैल्यू आएगी तो माइनस करेंगे और ये वैल्यू आएगी तो प्लस करेंगे, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ हम देखें तो 1/4/2020 को जो वैल्यू दी है उसको क्लोजिंग वैल्यू माना जाएगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर स्टार्टिंग पहली डेट में दी हुई है, तो वो करंट ईयर की वैल्यू नहीं मानी जाएगी, वो लास्ट ईयर की मानी जाएगी। ध्यान से देखिए, आपको 1 तारीख पे आपके ऊपर फीस ड्यू है, 1 जनवरी को जो वैल्यू ड्यू है आपके ऊपर वो डेफिनेटली लास्ट ईयर की वैल्यू है, वो जनवरी की नहीं है। और अगर आपकी 31 जनवरी पे कोई वैल्यू आप पे ड्यू है तो डेफिनेटली वो कब की है, उसी मंथ की है, उसी साल की है, इसलिए उसको हम करंट ईयर की वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ जो पहली वैल्यू दी हुई है वो आपकी 19,000 आउटस्टैंडिंग में, इसका मतलब ये है कि वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो माइनस में जाएगा। 14,000 करंट ईयर का है तो 14,000 यहाँ प्लस हो जाएंगे। इसके बाद एक और वैल्यू को प्लस करना है प्रीपेड को, तो प्रीपेड जो 5,600 वैल्यू है वो लास्ट ईयर की प्रीपेड है, तो ये भी प्लस हो जाएंगे आपके यहाँ पर। अब 2 वैल्यू को आपको माइनस करना है, इन 2 वैल्यूज को जो बचती हैं आपके पास 19,000 एंड देन अगेन माइनस करना है, सॉरी। अब लास्ट वैल्यू बचती है 10,400 इन 10,400, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके माइनस करना है और इन दोनों वैल्यू को प्लस ही करना है, ठीक है। ये वैल्यू माइनस होंगी, इसको हम ब्रैकेट में, तो आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसका आंसर होगा 2,88,000, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रिएटर्स ऑफ द स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2020 4600 दिए हैं, 36 मार्च को 21 को 11,800 दिए हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड टू क्रिएटर्स, ये भी मैंने कहा आपसे फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना है परचेज का, कितनी परचेज आपने की है, तो आपको याद होगा फॉर्मेट के अंदर, पूरा फॉर्मेट तो नहीं बता पाऊंगा इतनी जल्दी में यहाँ पे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हम आपको बता सकते हैं। तो दो क्रिएटर्स की वैल्यू दी है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग क्रिएटर्स। तो क्लोजिंग क्रिएटर्स के अंदर जो अमाउंट पेड है उसको हम ऐड कर देंगे। तो यानी सबसे पहले अमाउंट जो पेड किया है उसको हम वैल्यू को लिख लेते हैं। तो जो अमाउंट पेड किया है वो किया है हमने 56,800 का, तो 56,800 इसमें प्लस करना है क्लोजिंग क्रिएटर्स की वैल्यू, याद रखिएगा क्लोजिंग क्रिएटर्स की वैल्यू को प्लस करना है। फॉर्मेट आप चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, या मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मेट है ये, पार्ट 1 में आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वैल्यू है इसकी, क्लोजिंग क्रिएटर्स की वैल्यू दी हुई है 1 अप्रैल 2020 को, जो वैल्यू है वो वैल्यू है, ठीक है। तो 4600 वैल्यू है हमारे पास। इसके बाद ओपनिंग क्रिएटर्स की वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे हम क्रेडिट में परचेज करते हैं उन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं। तो इससे हमें माइनस करना है, वैल्यू है क्वेश्चन में 11,800। तो इन दोनों वैल्यू को प्लस कीजिए, उसके बाद माइनस कीजिए, आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। दो वैल्यू को प्लस करना है, उसके बाद माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a capital receipt? Which of the following is not a capital receipt? फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, इससे पहले भी आपसे पूछा गया था कैपिटल रिसिप्ट कौन सी नहीं है, तो क्वेश्चन में फिर से वही चीज आ गई है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोनेशन फॉर द ग्रांट टूर्नामेंट, उसके बाद लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट्स, उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन, उसके बाद लिखा है एंट्रेंस फी। थोड़ा सा क्वेश्चन शायद गलत हो गया है ये, तो इसमें हमें ये बताना है कि हाँ एक ही कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है ये हमें बताना है। नोट जरा इसमें गलत लग गया है, इन सब में आपको ये बताना है कि कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है, ओके। क्योंकि सारी की सारी जो इनकम इसमें दी हुई है, 3 इनकम आपकी रेवेन्यू वाली है, बाकी एक ही इनकम जो है वो कैपिटल रिसिप्ट वाली है। तो ये जो कैपिटल रिसिप्ट वाली है क्वेश्चन में देख लीजिए ध्यान से, सॉरी तो एक ही इनकम है आपकी इसमें जो कैपिटल नेचर की है, पहली वाली ये कैपिटल नेचर की आपकी वैल्यू है इसकी। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट मिलता ही है डेफिनेटली, तो ये भी रेवेन्यू नेचर का है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन तो डेफिनेटली मिलता ही है, तो ये भी रेवेन्यू नेचर का। एंट्रेंस फी भी मिलती है, तो ये भी रेवेन्यू नेचर की, सारी की सारी रेवेन्यू नेचर की हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, इसे मैंने करेक्ट कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, तो पहला आंसर आपका करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज। अब आपको ये बताना है कि हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है तो वो क्या माना जाएगा, एज अ इनकम माना जाएगा उसको, एज अ एसेट्स माना जाएगा उसको, या एज अ लायबिलिटी माना जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि भाई एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं। एसेट्स का मतलब होता है कि जिस चीज़ के हम ऑनर हैं वो हमारी एसेट्स है, और जो हम पे ड्यू है वो लायबिलिटी है। इन शॉर्ट में बता सकते हैं हम इस चीज़ को अभी फिलहाल, ठीक है। तो एडवांस में हमने पैसे ले लिए हैं तो डेफिनेटली वो हमारी लायबिलिटी है, हम पे उधार है। हम कहीं वर्क करते हैं, हमने वहाँ से एडवांस सैलरी ले ली है, तो या तो हम उस अमाउंट को अपनी सैलरी से डिडक्ट करवाएंगे या हम उसे वापस करेंगे। तो डेफिनेटली देखिए कि जो चीज़ें आप पे ड्यू आ रही हैं वो आपकी लायबिलिटी होती है, तो आंसर क्या होगा, लायबिलिटी वाला। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर सी कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, रिसिप्ट्स एंड अ पेमेंट अकाउंट इज ऑलवेज शो। आपको ये बताना है कि रिसिप्ट्स पेमेंट अकाउंट आप जब बनाते हैं तो उसका आंसर क्या शो करता है, ठीक है। तो आपने याद होगा आपको जब हम बैलेंस बनाते थे तो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में लिखते थे हम। आप पार्ट 2 वीडियो जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हमेशा टू बैलेंस भी नोट डाउन करना होता है। आपको या तो वैल्यू लास्ट में दी होती है या उसमें दी होती है, क्योंकि हम कैश यूज करके बनाने वाले हैं तो वो डेबिट बैलेंस ही शो करेगा। इन केस अगर कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो उसका नेगेटिव बैलेंस आ सकता है, लेकिन फिर वो कैश नहीं होगा, वो बैंक के थ्रू बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्योरली कैश की बात की जाएगी तो हमेशा डेबिट ही होगा, क्योंकि अगर आपके पॉकेट में पैसे है ही नहीं तो फिर आप कैसे खर्च करेंगे, ओके। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ शो बैलेंस ऑफ। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात चली तो बैलेंस क्या शो करता है, भाई कैश तो शो नहीं करता क्योंकि हम इसमें कैश तो नहीं लिखते।
वैसी वैल्यू नहीं लिखते हैं। कैपिटल भी शो नहीं करता, नेट प्रॉफिट तो होता ही नहीं है डेफिनेटली। तो लास्ट बचता है सरप्लस या डेफिशिएंटी, अगर मतलब उसके पास नुकसान हुआ है तो उसे डेफिशिएंटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द ईयर, तो करेक्ट आंसर इज डी वाला है, ध्यान जो राउंड किया है मैंने वो डी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द ईयर, जो क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले हैं मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, आप अपने सेल्फ सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप इसको आसानी से कर लेंगे। ओके, ध्यान रहे, मैं अगर टिक ना करूं तो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, आप करके देख लेंगे, आसानी से आपका हो जाएगा, आंसर आपके सामने मौजूद है जो मेथड में बताऊंगा आपको, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द ईयर 1000 रुपीज, इसके बाद लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर 600 रुपीज एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 800। आपको टोटल बताना है सब्सक्रिप्शन का, इसमें आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपको याद होगा हमने एक फॉर्मेट क्रिएट किया था, उसके अकॉर्डिंग इस सब को करना है। तो सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसको हम नोट डाउन करेंगे, यानी 10,000 रुपीज़ पहली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सब्सक्रिप्शन की। अब एक आउटस्टैंडिंग है और एक एडवांस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ईयर मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये करंट ईयर की वैल्यू है सारी की सारी। तो जो एडवांस है उसे आपको माइनस करना है, एडवांस वाले को आपको माइनस करना है, जिसे हम प्रीपेड कहते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो इस वैल्यू को माइनस करना है, कितनी वैल्यू माइनस करेंगे हम, 600 रुपीज़ को माइनस करने वाले हैं। उसके बाद दूसरी वैल्यू है आउटस्टैंडिंग, इसको एरियर भी कहते हैं, जो मिला नहीं वो आपको ऐड करना है। तो 800 को हम ऐड करने वाले हैं, तो 10,800 में से 800 प्लस कर लेंगे, प्लस 600 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा 10,200 वैल्यू आएगी, यानी कि आंसर जो होगा वो बी होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब इस तरह के कोई और भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लिए गए हैं। CBSE की बोर्ड्स की जो बुक है अग्रवाल की ऑथर हैं, उनके रेफरेंस से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो जो भी CBSE के स्टूडेंट हैं, अगर आप पहला लेसन खोल के देखेंगे तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस आपके वहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब हैज एसेट्स, 4,000 रुपीज़ की एसेट्स हैं क्लब के पास। देन इसके बाद लाइबिलिटीज़ हैं 3,000 रुपीज़ की, 40,000 की एसेट्स हैं, सॉरी लाइबिलिटीज़ हैं 3,000 रुपीज़ की। एंड इसके बाद लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो शो कर रहा है वो 1,000 रुपये का 1,000 रुपीज़ शो कर रहा है सरप्लस। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट शो कर रहा है, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट शो कर रहा है ये एक तरीके से। अब आपसे पूछा जा रहा है क्लोजिंग कैपिटल फंड की वैल्यू बताना है, तो आपको रूल पता होगा कि लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ये एक रूल होता है बिजनेस के अंदर, जितनी लाइबिलिटी है उतनी ही एसेट्स होती हैं। तो यहाँ हम एसेट्स की वैल्यू को अगर देखें ध्यान से तो 40,000 रुपीज़ है, 40,000 की एसेट्स है हमारे पास। अब लाइबिलिटी में हम नजर डालें तो लाइबिलिटी की एक की वैल्यू 3,000 रुपये है, और एक और जो आपकी जो इनकम आई है वो भी कैपिटल में ऐड की जाती है, तो उसको भी लाइबिलिटी का पार्ट माना जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 4,000। अब यहाँ का बैलेंस कितना है 40,000, और यहाँ का बैलेंस अगर ऐड करें तो ओनली कितना होता है 4,000 ही होता है। तो डिफरेंस अमाउंट कितना बचता है 36,000 का डिफरेंस अमाउंट बचता है लाइबिलिटी साइड एज पर रूल। तो 36,000 इज द आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये आपका आंसर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके सामने, कुछ MCQs मैंने किए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप इसको देखकर समझकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जल्द ही, हम अपनी वेबसाइट जो आपके सामने नज़र आ रही है इसके ऊपर हम एक MCQs का ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसकी हेल्प से अपने आप को आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई हमने कितना सीखा, क्या करा। खासकर MP बोर्ड वाले स्टूडेंट, CBSE वाले स्टूडेंट के लिए तो MCQs का पेपर ही होने वाला है, इसलिए वो ज़रूर करें, ठीक है। और ख़ासकर MP बोर्ड के लिए ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का चैप्टर है, काफ़ी नंबर आपको दिलाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।